हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड की विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रिलेटिविस्टिक्स। इससे पहले हमने स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की से मीन्स था हमारा कि आवेश जब स्थिर अवस्था में है तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र की कल्पना करता है या विद्युत क्षेत्र जो है वो उसकी व्युत्पत्ति करता है या उसको उत्पन्न करता है। तो हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, जिसको हमने स्थिर विद्युत की कहा, जो हमने 11th-12th के अंदर भी बेसिक इस चीज़ को पढ़ा। सेकंड है अगर वो जो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की कल्पना जो की हमने या फिर मैग्नेटिक के फील्ड के बारे में जो बताया वो था कि जो आवेश है वो गतिशील अवस्था में है, अर्थात चालन अवस्था में है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो वहाँ बेसिक जो थी इन चीज़ों की, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जो आवेश पर निर्भरता के आधार पर एम्पियर्स ने उसका नियम दिया और फेराडे ने उस नियम के बारे में बताया, और जो है बायो सावर्ट लॉ है, बेसिक जो जितने भी रूल्स है उसको अकॉर्डिंग हमने उसको देखा। लेकिन एक क्रांति जो है वो जो था वो आया जो फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना थी, उसके आधार पर वहाँ पर फेराडे ने यह बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हमने आवेश के कारण ही, आवेश स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र की कल्पना की या विद्युत क्षेत्र को उसको वेरीफाइड किया या अलग अलग नियम से उसको सैद्धांतिक रूप से, प्रायोगिक रूप से। और जब वो चालन अवस्था में है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि दो अलग अलग फील्ड थे, मैग्नेटिक फील्ड और जो है विद्युत चुम्बकीय बल, न कह करके उसको क्या कहा, विद्युत बल अलग था और चुम्बकीय बल अलग था। लेकिन फेराडे की वो जो प्रेरणीय घटना थी उसमें ये था कि अगर टाइम के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो रहा है तो वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन हो। तो यहाँ ये प्रेरणीय घटना थी जो फेराडे ने इसको सोल्व किया, अर्थात जो हम आवेश के ऊपर सिर्फ ये था कि वहाँ से ही जो है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर विद्युत जो क्षेत्र जो है, तो यहाँ फेराडे ने फर्स्ट दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता। इसी चीज़ को दोबारा जब बताया तो मैक्सवेल ने सैद्धांतिक रूप से इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश की। वो यह था कि समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन है, समय के साथ विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र समय के साथ वेरी कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन होता है तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अर्थात समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन है तो वो दोनों, अगर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है तो अर्थात हम यह मान के चले, या मैक्सवेल ने यह बताने की कोशिश की, जो विद्युत के और चुंबकीय के बेसिक रूल्स थे, एम्पियर्स लॉ और फेराडे लॉज, उन दोनों लॉज को यूज करते हुए सैद्धांतिक रूप से ये बताया कि ये दोनों चीज़ों की हम कल्पना जो है अलग अलग नहीं कर सकते, यह दोनों चीज़ें किसी एक चीज़ से जो है कोरिलेटेड है या सह संबंधित है। अर्थात अगर एक में परिवर्तन है तो दूसरा जनरेट होगा, दूसरे में परिवर्तन है तो फर्स्ट, यानी समय के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन है तो वो विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। अर्थात दोनों जो है, दोनों में समय के साथ परिवर्तन होगा तो वो है विद्युत चुंबकीय। इस प्रकार की जो ये कल्पना हुई, यहाँ पर दोनों को एक चीज़ मान के चले, विद्युत और चुंबकीय, फिर दोनों एक साथ जिस फॉर्म में रहते हैं वह एक तरंग स्वरूप में है, जिसकी कल्पना अनुप्रस्थ तरंग के अकॉर्डिंग की, अनुप्रस्थ तरंग के अकॉर्डिंग की, तरंग संचरण की दिशा के दोनों लंबवत जो है ये बल कार्यरत रहते हैं। इस जो तरंग की कल्पना की ये अनुप्रस्थ तरंग फॉर्म में रहेगा, और इसका जो वेग है वो प्रकाश के वेग के इक्विवेलेंट है। यह सैद्धांतिक रूप से परिकल्पना की थी मैक्सवेल ने, जिसको उसने मैक्सवेल इक्वेशन के आधार पर हम उसको आगे पढ़ेंगे, जिसको उसको शो किया। उसी आधार पर हर्ट्ज ने फिर जो है प्रायोगिक सत्यापन किया इसका, और इसको तरंग की जो प्रकृति थी उसको अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति माना, और जो चेंजेज है इसमें, और मैक्सवेल ने जो सैद्धांतिक रूप से परिकल्पना की थी या सैद्धांतिक रूप से जो प्रूव किया था उसको हर्ट्ज ने प्रायोगिक रूप से परिकल्पना
उसको प्रमाणित किया। अर्थात यह जो तरंगे है विद्युत और चुंबकीय दोनों जो समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है वो एक तरंग फॉर्मेट में होता है, जिसको हमने विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा। जैसे प्रकाश की तरंगे, एक्सरे, गामा रे। तो विद्युत चुंबकीय अवधारणा को या फिर इसको हम पढ़ने से पहले एक और कल्पना करते हैं या फिर एक चीज़ और मान के चले, विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। यह एक अलग जो टॉपिक है, अलग हटके इसलिए था कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या फिर धारा प्रवाह या करंट या वोल्टेज जो था वो किसी माध्यम की जरूरत थी, किसी माध्यम की जरूरत थी या फिर किसी चालक की जरूरत थी जिसके कारण उसको विद्युत प्रवाह को हम कंटिन्यू कर सके। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे थी जिसमें गैप होने के बावजूद एक विस्थापन कह दो या फिर दोनों के बीच में दोनों कनेक्टेड नहीं होने के बावजूद भी विद्युत क्षेत्र जो है वो प्रवाहित हुआ। इस कारण उसको विस्थापन था या वो दो चीज़ें थी, और वहाँ जो करंट फ्लो हुई उसको विस्थापन धारा कहा। तो सबसे पहले हम आज जो चर्चा करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। अर्थात विस्थापन धारा की अवधारणा को समझने के लिए माना हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, जो चित्रानुसार ये है, जिसको हमने जिसकी पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से एक कुंजी के की सहायता से जो है इसको जोड़ रखा है, जिससे हम इस जो है कैपेसिटर को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर सकते हैं। माना परिपथ में धारा का मान एक्सपोनेंशियली या चरघातांकी रूप से परिवर्तित होता है, परंतु चित्रानुसार दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, निर्वात है, अतः आवेशों का प्रवाह संभव नहीं है। अतः आवेशन व निरावेशन के कारण उत्पन्न धारा चालन धारा नहीं है, क्योंकि चालन धारा के प्रवाह के लिए परिपथ सतत कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन उपरोक्त में ऐसा नहीं है, परिपथ सतत नहीं है। अर्थात इस प्रकार दोनों प्लेटों के बीच निर्वात में उत्पन्न धारा को समझने के लिए मैक्सवेल ने विस्थापन धारा की अभिधारणा दी। इनके अनुसार परिवर्तित विद्युत क्षेत्र टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक धारा के तुल्य होता है। इस धारा को मैक्सवेल ने विस्थापन धारा कहा। मैक्सवेल ने यह प्रेडिक्शन किया कि जिस प्रकार एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी प्रकार एक परिवर्तित विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अर्थात परिवर्तित विद्युत क्षेत्र एक धारा के समान कार्य करता है। चित्रानुसार प्रत्येक प्लेट के लिए हमने आवेश घनत्व मान के चले सिग्मा, तब प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, या सिग्मा = Q/A, देन Q/A एप्सिलॉन 0, जहाँ Q और A प्रत्येक प्लेट पर आवेश तथा उसका क्षेत्रफल है। अर्थात Q = एप्सिलॉन 0 AE। तो संधारित्र के आवेशन व निरावेशन के समय प्लेटों के मध्य निर्वात में प्रवाहित धारा ID, करंट ID यानी डिस्प्लेसमेंट ID का हो तो ID = डेल्टा Q/डेल्टा T। Q का मान हमने यहाँ से रखा del/del T एप्सिलॉन 0 AE, देन ID = एप्सिलॉन 0 A del E/del T। अतः विस्थापन धारा घनत्व JD = ID/A, देन JD = डेल्टा एप्सिलॉन 0 E/del T, या सदिश फॉर्म में लिखने पर JD = del/del T एप्सिलॉन 0 E। यदि विद्युत विस्थापन सदिश D हो तो D = एप्सिलॉन 0 E, अर्थात JD = डेल्टा D/डेल्टा T। यह जो समीकरण 1.1 है, यह विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन से उत्पन्न होती है। अर्थात एक परिवर्तित विद्युत क्षेत्र धारा के तुल्य माना जा सकता है। तो समीकरण 1.2 और 1.3 विस्थापन धारा घनत्व को शो करती है। तो विस्थापन धारा की जो ये प्लेटों के मध्य निर्वात था, तो निर्वात में भी धारा प्रवाह को विस्थापन धारा कहते हैं। और अगर चालन धारा मीन्स वह
जो है जिसमें भी धारा का चालन हो रहा है वह कंटिन्यूस होना चाहिए, उनमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। सतत रूप से है तो वो धारा का प्रवाह जो होगा वो चालन धारा कहलाएगा। जबकि सतत न होकर के कहीं ब्रेकेबल है या फिर वो असतत है या कहीं निर्वात में अगर भी धारा प्रवाह होती है तो उस निर्वात में प्रवाहित होने वाली धारा जो क्या कहलाएगी, विस्थापन धारा। नेक्स्ट हम मैक्सवेल इक्वेशन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।